वेलकम बैक टू एके एकेडमी क्लास। एके एकेडमी क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत है, वेलकम है। मैं हूं आदित्य और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य या फिर हिंदी व्याकरण से संबंधित यदि आप स्टडी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको इस एके एकेडमी चैनल से बेहतर आपको कोई और प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला है यूट्यूब पे। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि अगली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए, आपको ढूंढनी ना पड़े, ठीक है। और जब भी हमारे वीडियोस आपके मतलब चैनल पे इस डाली जाएंगी तो आपको या फिर जब भी हमारी क्लासेस चलेंगी तो उस समय आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि क्लास हो रही है कि नहीं हो रही है, आपको सूचना तुरंत ही मिल जाएगी यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया है। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यदि बीपीएससी 3.0 या एस्टेट दोनों में से किसी भी परीक्षा के लिए आप तैयारी करते हैं या फिर जहां भी हिंदी पूछी जाती है तो उन सभी जहां पे हिंदी व्याकरण या हिंदी साहित्य से संबंधित सवाल पूछा जाता है तो उसकी तैयारी के लिए आप ये चैनल एके एकेडमी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं निसंकोच। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज क्या कुछ इस क्लास में नया होने वाला है। चलिए पहला सवाल आपके सामने है, आपको बताना है। सवाल आपके सामने है। सवाल है पहला, हिंदी का प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है या फिर कौन सा है, यह भी आप कह सकते हैं। क्या पृथ्वीराज रासो है, क्या बीसल देव रासो है, क्या खुमान रासो है या परमाल रासो है। जल्दी से बताएंगे कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। और हाँ, आप सभी मित्रों को सरस्वती पूजा की, माँ सरस्वती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज से फिर से हमारी क्लासेस रेगुलर हो रही हैं। थोड़ा सा आस पड़ोस में कुछ शादी वगैरह अटेंड करने चला गया मैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी मित्रों से। पर अब से कोई डिस्टरबेंस नहीं, अब हमारी क्लासेस रेगुलर होंगी, ठीक है। तो चलिए आपको बताना था कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, यह आपको बताना था। तो फिलहाल इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा पृथ्वीराज रासो, यानी कि विकल्प ए के साथ चलेंगे, विकल्प एक, ठीक है। पृथ्वीराज रासो जिसकी रचना किसने की है, तो चंदवरदाई ने, चंदवरदाई ने इसकी रचना की है, चंदवरदाई ने इसकी रचना की है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो की रचना, ठीक है। और जो अगला सवाल है, 12 बरस लो कूकर जीवे, जरु 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है, विद्यापति की है, नरपति नालह की है, चंदवरदाई की है या जगनिक की है। तो जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा कि 12 बरस लो कूकर जीवे, मतलब जो कुत्ता है ना वो 12 बरस जीता है। तो इसमें कौन सी बात है, ये तो सब लोग जानते हैं। सवाल का जवाब आपको इस तरीके से याद रख लेना है कि 12 बरस लो कूकर जीवे, जरूर 13 लो जीवे सियार, और सियार 13 बरस जीता है। यह पंक्ति किसकी है, तो जब भी कहे ना कि 12 बरस लो कूकर जीवे और 13 बरस सियार, तो सबको मालूम है ना, जग जानता है। तो जब भी कह दे कि जग जानता है, मतलब आपका जवाब होगा जगनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपने क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है। अगला सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए। आपके सामने है अगला सवाल, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के कवि माने जाते हैं। कबीरदास, तुलसीदास और कौन है, सूरदास। यदि आप तुलसीदास के बारे में भी आपको मालूम होगा तो आप बता सकते हैं कि मतलब तुलसीदास के बारे में यदि आपने पढ़ा होगा कि तुलसीदास किस धारा के कवि माने जाते हैं तो भी आप बता सकते हैं। तो जल्दी से कोशिश कीजिए इस सवाल का सही जवाब देने का। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चौथा नंबर सवाल था और चौथे नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा क्या, जल्दी से जवाब दे दीजिए। चलिए यहाँ पे द्विवेदी युग ध्यान में रखना है, द्विवेदी युग, ठीक है। एक मिनट, चौथा नंबर सवाल तो है मैथिली शरण गुप्त का ना, यहाँ पे द्विवेदी युग नहीं होगा। सवाल था यहाँ पे कि मैं कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के कवि माने जाते हैं, तो ये 3 नंबर सवाल था ना। तो 3 नंबर सवाल के लिए हमारा जवाब जाता है भक्ति काल, ठीक है। भक्ति काल हमारा सही जवाब होगा,
ठीक है। अब भक्ति काल, कब से कब तक के काल को भक्ति काल कहा जाता है, कब से कब तक के काल को आदि काल कहा जाता है, कब से कब तक के काल को आधुनिक काल कहा जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, इन सारी बातों को। और बात ये यहाँ पे, चलिए हो गया। अब मैथिली शरणगुप्त, चौथा नंबर सवाल है, मैथिली शरणगुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है, यह आपको बताना है। तो जल्द से बताएंगे कि मैथिली शरणगुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है। जल्दी से कोशिश करेंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा, मैथिली शरणगुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है, यह पूछा गया था। तो क्या यहाँ पे शुक्ल युग से है, या द्विवेदी युग से है, या छायावादी युग से है, या फिर छायावादोत्तर युग से है। जल्दी से कोशिश कीजिए इस सवाल का सही जवाब देने की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे द्विवेदी युग सही जवाब होगा, द्विवेदी युग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, ठीक है। आपसे जब भी पूछा जाए कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के कवि हैं, तो आप कहेंगे कि भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है। और इसको ऐसे याद रखना है कि कबीर, तुलसीदास जो है, ये इन्हें राम बोला कहा जाता था। जैसे कि आप जानते होंगे कि इनका जो बचपन का नाम था ना, वो राम बोला था, ठीक है। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था, इसको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ यदि तुलसीदास की कुछ रचनाओं को मैं आपको बता दूं कि तुलसीदास ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, तो रामचरितमानस की रचना, रामचरितमानस, रामचरित की रचना, रामचरितमानस की रचना यदि पूछे आपसे, तो आप कहेंगे तो तुलसीदास ने की थी रामचरितमानस, ध्यान में रखेंगे। और जब भी यदि आपसे कह दे सूरदास, अब सूरदास कह दे, तो सूरदास का जन्म, या फिर आप तुलसीदास का भी जन्म आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जन्म से कभी कभार पूछ दिए जाते हैं। चलिए, ये तुलसीदास का जन्म से यहाँ इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं रहता, सूरदास का जन्म ज़रूर एक आध बार आया है, ठीक है। तो 1478 में इनका जन्म हुआ था। ये एक बार शायद आया है सवाल, ठीक है, कि सूरदास का जन्म वर्ष क्या है। तो आप 1478 सूरदास का जन्म वर्ष ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और सूरदास की कुछ रचनाओं को भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तुलसीदास की कुछ रचनाओं मैंने कहा, तो तुलसीदास की जो प्रमुख रचना है ना, वो रामचरितमानस है। अब रामचरितमानस के बारे में ज़रूरी बात आपको मैंने पहले भी बताया है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में, अवधी भाषा में किया था इसने, किसने, तुलसीदास ने। और विनय पत्रिका और गीतावली की रचना व्रज भाषा में किया था, जैसा कि आप सभी पहले से जानते हैं। और नहीं जानते हैं तो पिछला सेशन आप देखिए, उसमें मैंने सारी चीज़ें सभी के बारे में, कबीरदास हो, तुलसीदास हो, सूरदास हो, जयशंकर प्रसाद हो, ठीक है, सबके बारे में मैंने आपको डिटेल बताया है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए, सूरदास, हम सूरदास के रचनाओं के बारे में कह रहे थे। तो सूरदास की जो रचना थी वो सुरसरावली, ठीक है, सुरसरावली, सूरदास की रचना सुरसरावली, ठीक है। साहित्य लहरी इन्हीं की रचना है, ठीक है, सूरदास की ही रचना है ये साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, ठीक है, सूरदास की ही रचना है। यदि सूरदास की रचनाओं को कहें तो हम साहित्य लहरी कह दिए, नल दमयंती भी कह सकते हैं, नल दमयंती, दमयंती भी हम कह सकते हैं, सूरदास की रचना नल दमयंती आ जाता है। और यदि हम सूरदास की रचना में ही कहें तो व्याहलो आप ध्यान में रख सकते हैं कि सूरदास की रचनाओं में शामिल है, ठीक है। तो इस प्रकार से सूरदास की रचनाओं को भी आपको ध्यान में रखना है। इनका जन्म वर्ष 1478 में सूरदास का, और सुरसरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ठीक है, और सुरसागर भी आपको ध्यान में रखना है, सुरसागर, सुरसागर भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इन सारी बातों को, ओके। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। लेकिन तुलसीदास की रचनाओं के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। तो तुलसीदास की जो रचना थी ना, वो प्रमुख रचना में रामचरितमानस माना जाता है, जो कि अवधी भाषा में लिखी थी। और विनय पत्रिका, गीतावली, हनुमान चालीसा, बरवे रामायण, ये सभी इनकी रचनाएं थी, ठीक है। आत्माराम जो थे तुलसीदास के, आत्माराम जो थे, आत्माराम, ये आत्माराम, आत्माराम तुलसीदास के कौन थे, पिता हुआ करते थे। और माता जो थी वो
हुलसी देवी थी, हुलसी देवी। ध्यान में रखेंगे इन सारी बातों को। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। आपको बताना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काल के कवि माने जाते हैं। जल्दी से कोशिश कीजिए इस सवाल का सही जवाब देने की कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काल के कवि माने जाते हैं। वीर गाथा काल, आधुनिक काल, आदिकाल या छायावाद काल। जल्दी से बताएंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काल के कवि के रूप में माने जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फ्रेंड्स यहाँ पे ये वैसे कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में मैं आपके बीच सेशन लेके आया हूँ जो कि आपके बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, किसी न किसी शिफ्ट में पूछे ही गए हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। यदि लंबा एग्ज़ाम होता है, ठीक है, 10 दिन का या 12 दिन का या 15 दिन का, तो आज नहीं हुआ पेपर में ये सवाल, तो कल दिन मतलब अगले दिन ज़रूर किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। ये वैसे सवाल के कलेक्शन में आपके बीच लेके आया हूँ, तो इसे इग्नोर ना करें और इसका जवाब दीजिए, ठीक है। और यदि आपको सेशन पसंद आता है तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काल के कवि माने जाते हैं, यह सवाल आपसे पूछा है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मतलब आधुनिक काल, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात यदि करें तो इनका जो ये हुआ था मतलब जन्म, वो कहाँ हुआ था। यदि आप पूछ दे आपसे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आप क्या बताएंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था, तो बंगाल के महिसादल में, ठीक है, बंगाल के महिसादल में हुआ था। महिसादल में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था, ये ध्यान में रखेंगे। लेकिन मूल रूप से जो इनका निवास स्थान था ना, वो उत्तर प्रदेश था, ठीक है, यानी कि यूपी था, उत्तर प्रदेश हुआ करता था मूल रूप से, या मूल निवास स्थान सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, तो वो उत्तर प्रदेश के हुआ करते थे। लेकिन इनका जन्म बंगाल के महिसादल में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यदि हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं के बारे में बात करें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात आ गई है तो कुछ रचनाएं भी इनकी देख ही लेते हैं। जैसे कि आप इनके बारे में रचनाओं में आप रख सकते हैं याद, रचना जो इनकी रचनाएं हैं वो है परिमल, ठीक है, परिमल आपको ध्यान में रखना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना परिमल है। उसके बाद अपरा है, ठीक है, अपरा आप ध्यान में रख सकते हैं। गीतिका आप ध्यान में रख सकते हैं, गीतिका, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना में गीतिका आ जाता है। आराधना आ जाता है, ठीक है, आराधना आ जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं में, ठीक है। दो शरण भी आ जाता है, ठीक है, दो शरण, दो शरण भी आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं में ही शामिल है, ठीक है। और राग विराग भी आप लिख सकते हैं, राग विराग भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं में शामिल है। गीत गुंज भी आप लिख सकते हैं, गीत गुंज भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना में शामिल है। तो अणिमा भी आप लिख सकते हैं, अणिमा ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना में शामिल है, अणिमा, ठीक है। तो ये सारी बातें, और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है एक बार, वो है कुकुरमुत्ता, कुकुर, एक मिनट, ये है कुकुरमुत्ता। आपसे पूछा जा सकता है कि कुकुरमुत्ता जो है ये रचना ये किसकी है, तो आप कहेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही रचना है ये कुकुरमुत्ता, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, परिमल, अपरा, गीतिका, आराधना, और उसके बाद इनका जन्म बंगाल के महिसादल में हुआ था, मैंने आपको बताया मूल रूप से ये उत्तर प्रदेश के थे। और कुकुरमुत्ता जो कि इनकी प्रमुख रचना में शामिल है। दो शरण भी आपको ध्यान में रखना है, राग विराग भी ध्यान में रखना है, गीत गोविंद भी, गीत गुंजन भी ध्यान में रखना है, और अणिमा भी ध्यान में रखना है। ये सभी की सभी रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काल के कवि हैं, तो आधुनिक काल के। अगला सवाल, महादेवी वर्मा को किस युग की कवित्री माना जाता है। क्या भक्तिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल 2 बार हो चुका है, आदिकाल या भारतेंदु काल।
जल्द से बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। महादेवी वर्मा को किस युग की कवित्री माना जाता है, यह आपको बताना है। आपके पास थोड़ा सा समय मैं आपको देता हूँ हमेशा की तरह, तो जल्द से जवाब दीजिए। महादेवी वर्मा को किस युग की कवित्री माना जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा छायावाद। ठीक है, छायावाद आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे छायावाद एक ऑप्शन में होना चाहिए था, छायावाद, और यही हमारा सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। जब बात महादेवी वर्मा की आ गई है तो आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसे हों जो इनके जन्म वर्ष या फिर इनकी रचनाओं के बारे में ज़रूर कोशिश करेंगे बताने की कि महादेवी वर्मा की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो कोशिश कीजिए कि 2-3 रचनाओं के नाम आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि महादेवी वर्मा की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है, क्योंकि ये भी आपके महत्वपूर्ण कवियों में शामिल है। ठीक है, चलते हैं फिलहाल हम अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। तब तक आप महादेवी वर्मा की कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। अगला सवाल है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखा है? इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। सुमित्रा चौहान, सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर। जल्द से बताएंगे वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा, जल्दी से कोशिश कीजिए जवाब देने का। तो फ्रेंड्स सुभद्रा कुमारी चौहान ध्यान में रखना है, सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। वीरों का कैसा हो वसंत, यह सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, इसको ध्यान में रखना है। और चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपके सामने है, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है? क्या नरेंद्र कोहली की है, या राम दशरथ मिश्र की है, या फिर कुंवर नारायण की है, या फिर नरेश मेहता की है? जल्दी से कोशिश कीजिए इस सवाल का सही जवाब देने की, आपके पास थोड़ा सा समय है। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा नरेंद्र कोहली, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। आशा करते हैं दोनों क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आपको बताना है, निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? उर्वशी, कुरुक्षेत्र, मृगनयनी, रश्मिरथी। जल्दी से बताएंगे कि दिनकर की कौन सी रचना दिए गए रचनाओं में नहीं है। दिनकर, दिनकर मतलब इनका पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर जी का पूरा नाम है। ठीक है, तो जल्दी से कोशिश करेंगे कि निम्न में से कौन सी दिनकर जी की रचना नहीं है इसके बारे में बताने की। आपके पास थोड़ा सा समय है, इस थोड़े से समय में जल्दी से सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो फिलहाल यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा वो मृगनयनी होगा, जो कि दिनकर की रचनाओं में शामिल नहीं है। जबकि दिनकर की रचनाओं में उर्वशी शामिल है, कुरुक्षेत्र शामिल है, रश्मिरथी शामिल है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है, सेवा सदन किसकी रचना नहीं है? सेवा सदन किसकी रचना नहीं है? जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या यशपाल। जल्दी से बताएंगे कि सही जवाब क्या होगा। सेवा सदन किसकी रचना नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सेवा सदन किसकी रचना नहीं है। यह सवाल था कि सेवा सदन किसकी रचना नहीं है, तो किसकी है? प्रेमचंद की नहीं है। से प्रेमचंद की रचनाओं में सेवा सदन का कहीं जिक्र भी नहीं होता। प्रेमचंद ने लिखा है इनकी जो रचनाएं हैं वो है गोदान, इनकी रचनाएं हैं गोदान, इनकी रचनाएं हैं गबन। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं प्रेमचंद की, गोदान है, गबन है, उसके बाद आपका हो जाएगा रंगभूमि, हो जाएगा रंगभूमि,
फिर हो जाएगा कर्म भूमि, ठीक है, कर्म भूमि। ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो मैंने आपको प्रेमचंद की रचनाओं के बारे में कहा था, ठीक है, बताया भी है और इस बार भी मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा इसका, और इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है मधुशाला के लेखक कौन है, सूरदास, बच्चन, जायसी या निराला। जल्दी से कोशिश करेंगे इस सवाल का सही जवाब देने की कि मधुशाला जो है इसके लेखक कौन है, मधुशाला के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा बच्चन सिंह, ध्यान में रखेंगे, बच्चन सिंह हमारा सही जवाब होगा। मधुशाला के जो लेखक हैं वो है बच्चन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है, ध्यान में रखेंगे, मधुशाला के लेखक कौन है तो बच्चन। अगला सवाल है गुनाहों का देवता के रचनाकार कौन है, अमृता लाल नागर या फिर मोहन राकेश या कमलेश्वर या फिर धर्म भारती। जल्दी से कोशिश कीजिए इस सवाल का सही जवाब देने की, गुनाहों का देवता के रचनाकार कौन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे धर्मवीर भारती, ध्यान में रखना है, धर्मवीर भारती, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। गुनाहों का देवता के जो लेखक है ना वो धर्मवीर भारती है। ओके, आशा करते हैं आप लोग अभी से भी समझ गए होंगे। चलते हैं अपने क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, उर्वशी किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, सिया राम शरण या फिर अज्ञे। जल्दी से सवाल का सही जवाब देने की कोशिश कीजिए कि उर्वशी किसकी रचना है, उर्वशी किसकी रचना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उर्वशी रचना पूछा तो रामधारी सिंह दिनकर आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, बी फॉर बॉम्बे। जब उर्वशी किसकी रचना है तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी, ठीक है। और साथ में यहाँ पे अगले सवाल को भी देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक। जल्दी से कोशिश करेंगे इस सवाल का सही जवाब देने की कि हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता है, ये दैनिक या फिर साप्ताहिक या मासिक या फिर त्रैमासिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे साप्ताहिक ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है, बी फॉर बॉम्बे। दैनिक उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम पत्र है और ये साप्ताहिक पत्रिका है। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, जयद्रथ वध किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत। जल्दी से सही जवाब देने की कोशिश करेंगे, आपके पास थोड़ा सा समय है और इस थोड़े से समय में सही जवाब देना है। जयद्रथ वध किसकी रचना है यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त, ध्यान में रखेंगे, मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। जयद्रथ वध किसकी रचना है तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, उपरोक्त पंक्तियाँ किसकी है यह आपको बताना है। आपके पास विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भवानी शंकर मिश्र या फिर नागार्जुन। जल्दी से इस सवाल का सही जवाब देने की कोशिश कीजिए, आपके पास थोड़ा सा समय है। और यदि आपको सेशन पसंद आया है और यदि आप हिंदी की से रिलेटेड चाहे वो साहित्य हो या व्याकरण सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस AK एकेडमी क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और एक बार इस वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ इस क्लास से, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पूछा गया सवाल, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, उपरोक्त पंक्ति किसकी रचना थी यह पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है, बी फॉर बॉम्बे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा था वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। ओके, चलते हैं अपने क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है।
अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे कौन? रघुवीर सहाय, राजेंद्र यादव, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या धर्मवीर भारती? जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। सवाल है आपके सामने, वह तोड़ धर्म चांद का मुंह नहीं, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे कौन? जल्दी से सवाल का सही जवाब दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इस सवाल का सही जवाब होगा धर्मवीर भारती। ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक जो थे वो धर्मवीर भारती ही थे। धर्मयुग की बात हो रही है तो धर्मवीर भारती ही आएंगे। ठीक है, अगला सवाल, चांद का मुंह टेढ़ा है किस कवि का काव्य संग्रह, ये आपको बताना है। अज्ञेय, मुक्तिबोध, भरत भूषण अग्रवाल या फिर नेमी चंद्र जैन? जल्दी से सही सवाल का जवाब दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। थोड़ा सा समय मैं आपको दे रहा हूं। तो चांद का मुंह टेढ़ा है किस कवि का संग्रह, काव्य संग्रह है, यह आपको बताना था। इसका सही जवाब होगा वो होगा मुक्तिबोध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लें। आप सभी का इस चैनल से जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक क्या करेंगे, आप जो प्रीवियस वीडियो हमारे इस चैनल AK एकेडमी पे हुआ है उसको ज़रूर देखें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।